तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में फ़र्क क्या है। तो देखो, सेल साइकिल जो होता है एक ऐसा साइकिल है जिसमें क्या होता है कि सेल बार बार रिपीट होता है, मतलब कि वो एक चीज़ से डिवाइड करके एक नए चीज़ का फॉर्मेशन करता है, उसी हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। और सेल डिवीज़न भी लगभग लगभग कुछ ऐसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शुरुआत जो होता है वो होता है सिंगल सेल से। और सेकंड कह रहा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर ऑल सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ये भी एक सेल का काम होता है। इच सेल डिवाइड्स एंड गिव राइज टू डॉटर सेल। और जितने भी सेल होते हैं वो डिवाइड करके एक डॉटर सेल बनाते हैं, और जो सेल डिवाइड करते हैं उन्हें हम लोग पेरेंट सेल कहते हैं, और जो नए सेल बनते हैं उन्हें हम लोग डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। दिस न्यूली फ्रॉम डॉटर सेल कैन बी ग्रो एंड डिवाइड एंड गिव राइज न्यू पॉपुलेशन। तो इसी तरह क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो दूसरे में डिवाइड करता है, और दूसरा सेल बहुत सारे डिवाइड करके एक नया इंसान बनाते हैं, फिर वो भी इंसान आगे जाके एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। सच अ ग्रोथ ऑफ साइकिल एंड डिवीजन अलाउ टू सेल परफॉर्म स्ट्रक्चरल कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ द सेल। और जितने भी जो इंसान के अंदर जो सेल होते हैं वो काफ़ी मिलियंस मात्रा में पाए जाते हैं। और सेकंड टॉपिक पे है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है। तो सेल इज़ अ वेरी मोर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीज़न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिविंग के लिए, क्योंकि किसी की भी ग्रोथ करने के लिए सेल डिवीज़न होना काफ़ी ज़रूरी है। ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेट एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। जैसे भी किसी इंसान का ग्रोथ होता है तो उसमें सेल डिवाइड होता है, और डीएनए भी आप रेप्लिकेट करके यानी कि उसका कॉपी तैयार करके एक नया ग्रोथ होता है। सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ डीएनए रेप्लिकेशन हैव टू टेक कोऑर्डिनेट टू वे द इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेट प्रोजेनिस एंड कॉन्टेनिंग इंटेक्स जीनोमिन्स। और नॉर्मली क्या होता है कि इसे हम लोग एक जेनेटिक टाइप का है, ठीक है। और जीनोमी क्या होता है, यहाँ पे जीनोमी, ये रहा जीनोमी। जीनोमी को हम लोग कहते हैं नॉर्मली सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जो बहुत सारे क्रोमोसोम का एक सेट्स तैयार करने पर एक जीनोमी का निर्माण होता है। थर्ड टॉपिक में क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट एंड इट्स जीनोमी सिंथेसिस the other constituent of cell and eventually divides into daughter cell and term is cell cycle। इसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंट होता है जिसमें क्या होता है सेल डुप्लीकेट करके एक जीनोम बनाते हैं, और जीनोम क्या करता है लास्ट में वो डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर सेल बनाते हैं, और इसी टर्म के हमको हम लोग साइकिल कहते हैं, सेल का साइकिल। ओके, cell growth is a continuous process, but DNA synthesis occur only during synthesis in S phase। सेल डिवीज़न जो होता है, सेल ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी कॉन्टीन्यूअस होता है, बट डीएनए जो होता है वो ओनली एस फेज में पाया जाता है, मतलब वो नॉर्मली एक फिक्स टाइम तक रहता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न रेप्लिकेट एंड क्रोमोसोम डीएनए आर डिस्ट्रीब्यूट टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड दिस इवेंट्स आर अंडर जीनोमिक कंट्रोल। और जितने भी डीएनए या क्रोमोसोम होते हैं उस जीनेटिक मटेरियल या फिर जीनेटिक कंट्रोल करते हैं। फेजेज ऑफ साइकिल, फेजेज साइकिल के फेजेस देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला फेजेज आता है एम फेज। एम फेज के बाद आता है इंटरफेज। इंटरफेज में जो होता है मतलब वो काफ़ी लॉन्गेस्ट ग्रोथ होता है, और लॉन्गेस्ट इंटरफेज जो होता है काफ़ी लंबा टाइम तक होता है, जिसमें नॉर्मली G0 फेज है। G0 फेज जो होता है वो टेम्पररी ग्रोथ के लिए होता है। एम फेज में नॉर्मली सेल रेप्लिकेट करते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं पहले फेज ऑफ साइकिल। तो टाइपिकल यूकैरियोटिक साइकिल इज इलस्ट्रेट बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल साइकिल होते हैं वो ह्यूमन के कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इलस्ट्रेटेड है वो। These cells divide once is in every 24 hours। और
जितने भी सेल्स होते हैं वो 24 आवर्स में डिवाइड करते रहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो सेल टाइप टू टाइप, सेल टाइप एंड यीस्ट। मतलब कि क्या होता है कि जितने भी सेल जो होते हैं, सेल डिवाइड्स, वो चलते रहते हैं, ठीक है ना, उनका एक पीरियड चलता रहता है। और लास्ट में क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल टाइप टू सेल टाइप, मतलब अलग अलग सेल टाइप पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद है यीस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द साइकिल इन ओनली अबाउट 90 डेज। और यीस्ट का जो प्रोग्रेस होता है वो 90 डेज के अंदर हमें दिख जाता है, मतलब वो बाद में अपने आप को डिवाइड करके एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म करता है। फिफ्थ स्टेज में क्या है, द सेल साइकिल इज अ डिवाइड इनटू टू मेन फेजेस। सेल साइकिल जो होता है वो टू मेन फेजेस में डिवाइड होता है। जैसे कि हमने बात किया, फेजेस दो टाइप के होते हैं, एक इंटरफेज और एक होते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में कुछ टाइप्स दे रखे हैं, तो पहले देख लेते हैं हम लोग इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस इट इज़ द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। ये जो होते हैं दो इंटरफेस के बीच होते हैं। एंड इंटरफेस इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, और एम फेज को ही हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल। हमारे जीवन का मैक्सिमम जो सेल साइकिल होता है वो इंटरफेस में भी होता है, ठीक है। और द सेल, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो ये रहा। उसके बाद में द सेल प्रिपेयर फॉर द बाय द अंडर ग्रोइंग बोथ सेल ग्रोथ डीएनए रेप्लिकेशन इन अदर मैनर। मतलब जितने भी जो सेल ग्रोथ करते हैं इंटरफेस में वो एक सही मैनर में करते हैं, मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन होने के बाद। अगला क्या बोल रहा है, द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। और इंटरफेस जो होते हैं वो 3 ग्रुप्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में मतलब पिछले बार में पढ़ा था कि ये रहा हमारे, एक है एक तो नॉर्मली पाया जा रहा है इंटरफेस, एक होता है मेटाफेस। अब मेटाफेस भी नॉर्मली दिख रहा होगा कि ये कुछ 4 टाइप के दे रखे हैं, बट हमें यहाँ पे मतलब ये 3 टाइप के दे रखे हैं, G1 फेस, S फेस, G2 फेस, इंटरफेस के बारे में। तो आगे, हाँ, तो यही यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज कंट्रोल द इंटरनल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन DNA replication, and during the phase cell is metabolically active and continuously growth doesn't DNA replicate। अब जीवन फेज जो होता है उसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जीवन फेज जो होता है वो माइटोसिस के द्वारा या माइटोसिस के बीच में मतलब इंटरवल के अकॉर्डिंग वो उसका ग्रोथ होता है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, और क्या होता है तो सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करता है, ठीक है, बट इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। सिंथेसिस यानी कि एस फेज के बारे में, कि एस फेज को हम लोग सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, यानी कि एस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेट टेक्स प्लेस। एस फेज में क्या होता है, लोग सिंथेटिक फेज कहते हैं, और इसमें क्या होता है डीएनए भी रेप्लिकेट करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर डबल सेल, ठीक है, पर सेल डबल्स। और इसमें क्या होता है कि हर 2 सेल मिलके एक डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए डिनोट्स एज 2C देन इट इज इंक्रीजेस टू 4C। इसमें क्या होता है 2C यानी कि डिनोट जो होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो डीएनए होते हैं ना, तो 2C कहते हैं, अब बाद में वही 2C ग्रोथ करके 4C में कन्वर्ट हो जाता है। बट देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, बट उसमें इन क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ता है। उसके बाद क्या हुआ, इफ़ द सेल हैज़ डिप्लॉयड, अगर सेल डिप्लॉयड होंगे तो द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 2n, मतलब कि क्रोमोजोम का नंबर होता है वो 2n होता है। ये हमारा टॉपिक, ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है। At the G1 and then event after S phase the number of chromosome remains same। इसमें चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। और इसमें लास्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, डेट इज टू एन इन एनिमल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस द न्यूक्लियस। मतलब कि जो इंसान में क्या होता है कि जो डीएनए होता है रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेटेड इन साइटोप्लाज्म, और जितनी भी जो साइटोप्लाज्म जो डुप्लीकेट करते हैं वो सेंट्रियोल्स के हेल्प से। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा G2 फेज। G2 फेज को क्या बोलते हैं, फाइंडिंग द प्रिपरेशन of the M phase occurring the phase in G2 phase protein are synthesized in preparing for the mitosis while cell growth continuous। और इसमें क्या होता है कि जो पूरे सेल का फाइनल प्रिपरेशन होता है और नॉर्मली इसमें माइटोसिस के द्वारा एक किसी भी चीज़ का ग्रोथ किया जाता है। तो यही जीवन फेज़ है। तो जीवन फेज़ में क्या है, उसे हम लोग ग्रोथ फेज़ कहते हैं, एस फेज़ को हम लोग सिंथेटिक फेज़ कहते हैं, और G2 फेज़ को हम लोग नॉर्मली गैप फेज़ कहते हैं। मतलब बचे हुए जो ग्रोथ होते हैं वो उसमें कंप्लीट होते हैं विद द माइटोसिस। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट एंड वेरी एक्टिव फेज इन ऑफ द सेल साइकिल। सबसे जो एक्टिव और सबसे जो लंबा साइकिल होता है सेल में वो होता है इंटरफेज में। इन ड्यूरिंग जीवन फेज सेल सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए प्रोटीन। और जीवन फेज में जो होता है नॉर्मली डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्वाइसेंट स्टेज G0, इसमें कुछ ऐसे भी स्टेज है जो क्वाइटेंट स्टेज कहते हैं। तो G0 फेज ऐसे फेज है जहाँ पे एक टेम्प्रोरी ग्रोथ होता है। सम सेल इन एडल्ट डू नॉट अपीयर टू द एग्जिबिट्स, एग्जाम्पल हार्ट सेल एंड मैनी अदर सेल, एंड ओनली occasionally as need to replace cell that have been lost because of injury or cell that। मतलब ये कहना यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें बहुत सारे ग्रोथ दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि हार्ट्स में जो सेल होते हैं उसे हम लोग एल्वियो मतलब कि बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक है, हार्ट के अलग सेल होते हैं, लीवर के अलग सेल होते हैं। तो हार्ट के जो सेल उसे कार्डियक सेल कहते हैं, और लीवर के जो सेल होते हैं उसे हम लोग नॉर्मली एल्वियोलाई सेल कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, और G0 फेज जो होता है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता। ठीक है, और कॉल्ड टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है। अब आता है दूसरा है एम फेज। एम फेज के बारे में जानते हैं। तो हम लोग उसका जान लिया जी फेज के बारे में। जी फेज में 3 फेज थे, G1 फेज, एस फेज एंड G0 फेज। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा एम फेज क्या है 8 पॉइंट्स पे। तो माइटोसिस फेजेज, एम फेजेज represent the phases when actual cell division or mitosis occur। एम फेज जब होता है जब रियलिटी में कोई माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन होता है। इन 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल ह्यूमन सेल्स डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। मतलब कि हर 24 घंटे में एक सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है, the M phase start the nuclear division and corresponding the separation of the daughter's chromosome is called karyokinesis। अब सबसे पहले जब भी हमारा सेल ग्रोथ करता है उसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और उस न्यूक्लियस को डिवाइड करने को हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन और साइटोप्लाज्म, और फिर बाद में साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। इन द एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डाइप्लॉइड एंड एक्सेप्शंस मेल हनी बी आर हैप्लॉइड एंड द प्लांट्स माइटोसिस डिवीजन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। मतलब कि कुछ एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीज़न भी होता है, बट एक्सेप्शन में आता है हमारा हनी बी जिसके अंदर ये हैप्लॉइड वो नहीं होता है, डिप्लॉइड नहीं होता है, सॉरी वो हैप्लॉइड होता है, जो कि एक सही बात नहीं है किसी भी ग्रोथ के लिए। जब भी कोई ग्रोथ
या फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तो उसे हम लोग डिप्लॉइड करते हैं, जिससे जन्म लेता है उसे हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा एम फेज के बारे में। तो अभी फेज पढ़ रहे थे, तो एम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द साइकिल। ये सबसे मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है, मतलब काफ़ी ड्रामेटिक होता है। इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द वर्चुअली ऑफ द component of the cell, the number of chromosome parent progenies remains same and it is also called equational division। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली जो जितने भी जो पेरेंट्स होते हैं उनसे उनके ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है, जिस कारण से हम इन्हें इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ओके, सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव process and very clear cut line cannot down between the various stage। सेल डिवीज़न जो होता है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस, मतलब वो काफ़ी प्रोग्रेस करता रहता है, एंड वेरी क्लियरली कट लाइन्स ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज, और ये बहुत सारे स्टेज में डिवाइड हुआ हुआ फॉर कॉन्वेयर माइटोसिस इनटू फॉलोइंग द 4 न्यूक्लियर डिवीजन। क्योंकि अब ये न्यूक्लियस डिवीजन भी होता है, इसमें कैरोकाइनेसिस होता है। कैरोकाइनेसिस में भी कुछ प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, पहले प्रोफेज देखो, न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है उसमें कुछ 4 प्रोसेस होते हैं। एक होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज, प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेज विच फॉलोज एस एंड जीटो फेज। प्रोफेज सबसे पहला फर्स्ट स्टेज है जिसमें एस फेज या जीटो फेज होता है। Phases of interphase, the new DNA molecules formed during the S phase are not distinct but intertwined। ठीक है, the new DNA molecules formed during S phase, जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ड्यूरिंग S phase जन्म लेते हैं। ठीक है, आर डिस्टिंक्ट, और एस फेज के कारण ही वो डिस्टिंक्ट होते हैं, बट इंटरवाइंड नहीं होते। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिनेशन एंड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensate, and the centrosome, which is duplicate during the S phase of the interphase, now begins to move towards opposite poles of the cell, and the completion of the prophase is marked by the following characteristic event। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली प्रोफेज में ये काफ़ी अच्छा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, और तो और आई एम सॉरी नॉट अच्छा स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम लोग एस फेज या G2 फेज को देखते हैं। ठीक है, और इसमें डीएनए रेप्लिकेट करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, बट और तो और कहते पता यही सब बातें हैं। ठीक है, क्रोमोजोमल पॉइंट ए में देखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेट टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो मतलब कि एक कॉम्पैक्ट होकर क्या होता है, कॉम्पैक्ट होकर मतलब मुड़ कर एक स्ट्रक्चर बना जैसे हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में वो माइटोटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंपोज्ड होके एक सेंट्रोमियर बनाते हैं। तो नॉर्मली क्या है, तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो होते हैं मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोमल मटेरियल, और बाद में वही क्रोमोसोमियल मटेरियल सेंट्रोमियर में चेंज हो जाता है। उस क्रोमोसोमल मटेरियल को हम लोग सेंट्रोमियर भी कहते हैं, मतलब सॉरी क्रोमैटिड भी कहते हैं। ठीक है, centrosome begins to move towards the opposite poles and each centrosome radiates out of the microtubules called ester। और सेंट्रोसोम जो होता है वो शुरुआत होता है एक अपोजिट पोल से, मतलब एक अपोजिट पोल से 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं और वो उसे हम लोग एस्टर कहते हैं। द 2 एस्टर आर स्पिंडल फाइबर माइटोस एप्रेसिट। हम लोग हमेशा 2 एस्टर को साथ में देखते हैं।
सी पॉइंट में है सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप। जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो सेल एंड ऑफ द प्रोफेस, सेल्स जो होता है प्रोफेस में आके रुक जाता है। व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्म रेटिकुलम न्यूक्लियस। जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देता है। सॉरी मिनट, तो थोड़ा सा कॉल आ गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेटाफेज क्या होता है? द कंप्लीट डिस्टिंग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज। द क्रोमोसोम आर स्प्रेड आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मेटाफेज में क्या होता है कि द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर इन्वेलप का, फिर बाद में वही मेटाफेज से शुरुआत हो जाता है। द क्रोमोसोम आर स्प्रेड आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ chromosome is complete. They can be seen clear under the microscope. And this stage is morphological. Chromosome is most only easily to studies. और इसको हम लोग काफ़ी इजीली स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब मेटाफेज के बारे में ये सब बातें थी, ठीक है। अब मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। अब मेटाफेज भी जो होते हैं वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बने होते हैं। वेन विच आर हेल्ड together, centrosome, small disc-like structure and surface called centromere and are called नाइटोफोर। तो बाद में क्या होता है हम लोग जाना कि सेंट्रोमियर में क्या होता है कि जान ही लिया था ना पिछले बार। तो सेंट्रोमियर क्या है? एक वो उस टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पर वो सेल्स जो होते हैं 2 ग्रुप में पाए जाते हैं। और हाँ, और इसी को हम लोग बाद में नाइटोफोर भी कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट्स ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। और ये जो नाइटोफोर होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल chromosome and coming to lie at the equator at the one chromatid of each chromosome connected by its cytochrome to spindle fiber from the one pole and its chromatid connected to cytophore spindle fiber from the opposite pole। मतलब कि क्या होता है इसमें सेंट्रोसोम को अटैच किया जाता है विद द स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रोमियर से या सेंट्रोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर आते हैं, वो सेंट्रोमियर को पकड़ लेते हैं, मतलब कि अटैच होते हैं 2 अपोजिट पोल से। और फिर बाद में द प्लेन अटैचमेंट ऑफ मेटाफेज रिफर्ड मेटाफेज प्लेस, और वो बाद में मेटाफेज पेज की कहलाता है। इस फेज में एक स्पिंडल फाइबर आते हैं, वो सेंट्रोसोम को कनेक्ट करते हैं नाइटोफोर से, ठीक है। और इसमें 2 अपोजिट पोल and sister chromatid connected by cytophore spindle fiber and opposite pole. The key feature of metaphase are, उसके मतलब मेटाफेज के कुछ कीज होते हैं। फर्स्ट है स्पिंडल फाइबर अटैच टू द नाइटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के नाइटोकोर से। दूसरा है क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल फाइबर इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट एंड थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। और दोनों पोल से एक स्पिंडल फाइबर आता है सेंट्रोमियर्स, मतलब कि सेंट्रियोल से निकल के, और सेंट्रोसोम में वो अटैच हो जाता है। एनाफेज क्या होता है? इच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज plate is simultaneously and are daughter chromatid now referred as chromosome and future daughter cell nuclei। और बाद में यही जो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं और फिर क्या होता है वो सिमुल्टेनियसली 2 डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं, और फ्यूचर में वही डॉटर न्यूक्लियाई जो होते हैं आगे जाके 2 अपोजिट पोल पे तैयार हो जाते हैं। और एज इच
chromosome moves away from the equatorial plate and centromere of each chromosome directed towards pole and hence the leading edge and with arms chromosome trailing behind. और फिर बाद में दोनों अपने अपने जगह पर अरेंज हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. फिर बोल रहा है द एनाफेज इज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग इवेंट. और एनाफेज में कुछ चीज़ भी होता है. सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट. मतलब सेंट्रोमियर जो स्प्लिट कर जाता है और क्रोमैटिड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं. ये क्रोमैटिड है और सेंट्रोमियर तो स्प्लिट हो चुका है. ठीक है, अब क्रोमैटिड नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम. अब क्रोमैटिड को ही हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं. ठीक है, मूव टू अपोजिट पोल. ये अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है. डिफरेंट शेप ऑफ द क्रोमोसोम मे बी ऑब्जर्व्ड एनाफेज एंड वी और जे और एल और आई शेप्ड. मतलब क्रोमोसोम के कुछ शेप्ड भी होते हैं जैसे कि वी, जे और एल और आई शेप्ड. ठीक है, मतलब आई जे एल भी. ठीक है, हाँ. तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दो टाइप, तीन, चार टाइप के होते हैं. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एरोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक. शेप होते हैं वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप. सेंट्रोमियर पोजीशन मीडियन, सब मीडियन, सब टर्मिनल, टर्मिनल. टेलोफेज क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज the chromosome that have attached their respective poles condense and lost their individually and the individual chromosome no longer be the same and each chromatid's material tends to collect as the mass in two poles. और बाद में क्या होता है? इंडिविजुअल क्रोमोसोम नो लॉन्गर सीन. इंडिविजुअल क्रोम जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक देख नहीं पाते हैं. वो बाद में क्रोमैटिड के अकॉर्डिंग टेंड करके एट अ मास दो पोल्स पे चले जाते हैं. द टेलीफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग बाय की इवेंट. और टेलीफेज की जो होते हैं कुछ दिए गए की इवेंट्स भी है. जैसे फर्स्ट इवेंट्स में दे रखा है क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स एट देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट. ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोसोम क्लस्टर होता है वो अपोजिट स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है एंड आइडेंटिटी लॉस्ट डिस्क्रीट एलिमेंट. और बाद में एलिमेंट को लॉस करके एक नया मतलब क्रोमोसोम तैयार करता है. ठीक है, इनका क्रोमोसोम नहीं मतलब ये डिस्क्रीट कर जाता है. ठीक है, एलिमेंट अलग हो जाता है. आप देख रहे होंगे ये दो कैसे ही दोनों अलग अलग हो गया हुआ है. उसके बाद बी नंबर बोल रहा है न्यूक्लियर इन्वेलप एंड अराउंड क्लस्टर एट इच पोल्स फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई. और बाद में न्यूक्लियर इन्वेलप होता है मतलब इन्वेलप करके आगे बढ़कर एक क्रोमोसोम के चारों ओर क्लस्टर के फॉर्म में फॉर्मेट करके डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्म करता है. न्यूक्लियस, गोल्जी एपिलेटस एंड ईयर फॉर्म्ड. और बाद में यही सब चीज़ें करते हुए एक न्यूक्लियर गोल्जी है. साइटोकाइनेसिस माइटोसिस accompanies not only segregation. accompanies सिर्फ segregation नहीं है of duplicate chromosome into daughter. और बाद में यही क्रोमोसोम जो होते हैं वो डॉटर में न्यूक्लियाई हो जाते हैं मतलब डॉटर से क्रोमोसोम में बन जाते हैं. और इसे हम लोग काइरोकाइनेसिस भी कहते हैं. बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. अब बाद में जो सेल होते हैं वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाते हैं एंड इसे ही हम लोग बाद में साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं. एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीटेड. और लास्ट में सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. इन द एनिमल दिस इज achieved by appearance of a fluoro in plasma membrane. The fluoro gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. और बाद में क्या होता है वो सब अल्टीमेटली डिवाइड होके दो अलग अलग साइटोप्लाज्म को डिवाइड हो जाता है.
ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे आते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है? प्लांट सेल हाउएवर आर क्लोज्ड एंड relatively extensive cell wall and therefore undergo cytokinesis by the cell different mechanism, जिस कारण से हम लोग अंदर में साइटोकाइनेसिस भी हो पाता है। ठीक है, द वॉल स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ सेल, और इसका जो सेल वॉल होता है, मतलब इसी वॉल होता है ना ग्रो करने के लिए, वो अंदर से भी ग्रो होता है और बाहर से भी ग्रो होता है, ग्रो आउटवर्ड एंड मीट एग्जिस्टिंग सेंट्रल वॉल, और बाद में वो बाहर का एक वॉल बनाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल बिगिंस टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रोसेसर एंड कॉल्ड सेल प्लेट, और इसका एक प्रोसेसर भी होता है, हम लोग सेल प्लेट के नाम से भी जानते हैं। डेट द रिप्रेजेंट द मिडल लेमेला, और हमेशा दो सेल के बीच में एक मतलब लेयर होता है जिसको हम लोग मिडल लेमेला के नाम से जानते हैं। बिटवीन द वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस डिवीजन, और जैसे भी एक समय के बाद साइटोकाइनेसिस भी होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है। ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू डॉट सेल, बाद में ये दो डॉट सेल डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। In some organisms, cytokinesis is followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arises, leading and to the formation of symptom। फिर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बाद में कुछ, मतलब कि साइटोकाइनेसिस नॉट फॉलोड साइटोकाइनेसिस, मतलब कि क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस में मतलब एक नॉर्मल सी बात है ना यार, जब साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस कहाँ से होगा? क्या भाई, जब साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका होगा ना, नॉर्मल सी बात है, समझ रहे हो? तो वही यहाँ लिख रखा है। ठीक है, हाँ तुम कहाँ पर थे? हाँ ये रहा, देखिए लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया शूट, ये तो पढ़ लिया था हमने। हाँ तो ये रहा हमारा, देखिए लिखा हुआ है इन ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस बाय रिजल्ट ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड बाय गिवर्स लीडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगटम लिक्विड एंड कोकोनट। तो वही बात बोल रहा है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेप, साइटोकाइनेसिस लास्ट स्टेप होता है एम फेज में। It starts towards the middle of the anaphase and it's complete telophase, और ये जो होता है मतलब मिडल लैमेला जो होता है, मिडल एनाफेज कंप्लीट टेलोफेज, मतलब बेहतर मतलब टेलोफेज के साथ में ये भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, हाँ, a mitosis is a single method by the डायरेक्शन। चलो तब गाइस बाकी क्लास कल करते हैं, आज के लिए बस इतना ही।